चलिए ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कंपनी रेलवे इंजीनियरिंग सेक्टर में आप कह सकते हैं एक सिस्टम इंटीग्रेटर है। सिस्टम इंटीग्रेटर, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, मतलब ये रेलवे को जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सिग्नलिंग से लेकर इलेक्ट्रिफिकेशन तक सारा काम शुरू से अंत तक A to Z खुद संभालती है। अच्छा, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत बताई जाती है इनका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। ये सुनने में तो काफी स्मार्ट लगता है। ये वाकई में स्मार्ट है। देखिए, इसका मतलब ये है कि कंपनी खुद भारी भरकम मशीनरी और इक्विपमेंट नहीं खरीदती। तो फिर काम कैसे होता है? वो हर प्रोजेक्ट के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर्स को काम पर लगाते हैं। इससे उनकी अपनी लागत कम रहती है और वो ज्यादा लचीले बन पाते हैं। लेकिन अगर सारा काम बाहर वाले कर रहे हैं तो फिर प्रोजेक्ट की क्वालिटी और समय पर डिलीवरी की गारंटी, इसमें मैनेजमेंट का सिरदर्द नहीं बढ़ जाता? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर उनका अनुभव काम आता है। वो असल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेशन के एक्सपर्ट हैं और क्वालिटी के लिए उनके पास ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन भी है। और उनके पास काम की कोई कमी नहीं लगती। सितंबर 2025 तक उनके पास 400 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक थी। जी। मतलब कंपनी के पास अगले 1.5-2 साल का काम तो पहले से ही पक्का है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये मजबूती उनके आंकड़ों में साफ दिखती भी है। वित्त वर्ष 2023 में जहां कंपनी ने लगभग 135 करोड़ कमाए, वहीं 2025 तक ये आंकड़ा 250 करोड़ पार कर गया। और मुनाफा? मुनाफा तो 7.7 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। तो एक तरफ तो ये कंपनी लगभग 2 साल में अपना मुनाफा दुगना कर रही है, जो किसी भी निवेशक के लिए एक सपने जैसा है। पर क्या ये सपना टिकाऊ है? इतनी तेज ग्रोथ, कहीं कोई पेंच तो नहीं है इसमें? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। सबसे बड़ा पेंच है निर्भरता। निर्भरता किस तरह की? कंपनी की लगभग 96-97% कमाई सिर्फ टॉप 10 ग्राहकों से आती है और इनमें ज्यादातर भारतीय रेलवे जैसे सरकारी ग्राहक हैं। अरे बाप रे, 99%! ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपकी एक बड़ी बेकरी हो और उसकी 97% कमाई सिर्फ एक ही कॉफी शॉप को केक यह बेचने चीज़ से आती हो। ठीक यही बात है। जब तक वो दुकान केक खरीद रही है सब बढ़िया है, लेकिन जिस दिन उन्होंने सप्लायर बदला, बिल्कुल। और ये निर्भरता सिर्फ ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है, वो कुछ ही सप्लायर्स पर भी बहुत ज्यादा निर्भर है और उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा तेलंगाना राज्य से आ रहा है। मतलब एक भौगोलिक जोखिम भी है। हाँ, अगर उस राज्य में नीतियां बदलती हैं या प्रोजेक्ट्स कम हो जाते हैं तो सीधा असर कंपनी पर पड़ेगा। और पैसों के मामले में भी कुछ चिंताएं दिखती हैं हमें। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सितंबर 2025 तक बाजार में इनके 74 करोड़ रुपए से ज्यादा फंसे हुए थे, जो ग्राहकों से वसूलने बाकी थे। हाँ, और अगर ये पैसा समय पर न मिले तो कैश फ्लो की दिक्कत हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। और इन सब के ऊपर 185 करोड़ का कर्जा है, जो उनकी सालाना कमाई के आधे से भी ज्यादा है। अच्छा। ये वैसा ही है जैसे आपकी सालाना सैलरी 10 लाख हो और आप पर 5 लाख से ज्यादा का लोन हो। ये मैनेज हो सकता है, लेकिन इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और एक चीज और थी, 47 करोड़ की आकस्मिक देनदारियां। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये वो संभावित खर्चे हैं जो भविष्य में किसी कानूनी केस या गारंटी के दावे की वजह से अचानक कंपनी के सिर पर आ सकते हैं। ये अभी का खर्चा नहीं है, पर एक छिपा हुआ जोखिम जरूर है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ है, एक मजबूत ऑर्डर बुक है और एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ही ग्राहकों, सप्लायर्स और एक ही राज्य पर बहुत गहरी निर्भरता और साथ में बड़ा कर्ज भी है। बिल्कुल। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कंपनी का एसेट लाइट मॉडल विकास के लिए तो अच्छा है, पर क्या ये इन गंभीर निर्भरता वाले जोखिमों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है? सही। एक निवेशक के लिए उस विकास का मूल्य कैसे आंका जाए जिसकी नींव कुछ गिने चुने रिश्तों और सरकारी चक्रों पर टिकी हो?